Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 जनवरी 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व को कहाँ पे है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये जो हमारा कानून है दोस्तों, ये इंडिया ने बनाया है। कौन से बॉडी के जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो लग रहा होगा कि भाई सर्दियों में हम गर्मी की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि देखो 2023 का जो हमारा पूरा साल है वो होता है समाप्त। अब यूरोपियन यूनियन के जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं उनकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो हमारा पूरा 2023 का साल निकला है वो पिछले 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल था। ऐसा खुद यहाँ पर जो रिपोर्ट से उन्होंने कंफर्म किया। अभी मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा। पहले तो मैं आपको कुछ सोर्सेज दिखा देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से जा रही है। दोस्तों, इसकी चर्चा जो है पूरे दुनिया भर में हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नेशनल मीडिया भी इसको बहुत ही ज़्यादा वाइड तरीके से कवर कर चुका है। ये आप देख पाओगे इवन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ पर भी एक्सप्लेन सेक्शन पर एक काफ़ी हैवी आर्टिकल दे रखा है इसको लेकर। रॉयटर्स ने मेंशन कर रखा है 2023 वाज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, यूरोपियन यूनियन साइंटिस्ट्स कंफर्म। डेकन हेरल्ड ने मेंशन कर रखा है 2023 जो है दुनिया का हॉटेस्ट ईयर रहा है, यानी पिछले 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल 2023 का था। और ये जो गर्म साल हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो भी हमने पूरे दुनिया भर में देखा है। ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगती हुई नजर आई है, आपको कनाडा वाला जो इशू है वो पता होगा। और ऐसे कई सारे इवेंट्स यहाँ पे नजर आए हैं, वो कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज यानी वही टेम्परेचर इंक्रीज होना, इसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर पर भयंकर तरीके से पड़ रहा है। और रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि आने वाले जो साल होंगे उसमें जो सिचुएशन है वो और बदतर हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ना कुछ टाइम पीरियड कंपेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ पर 1850 से लेकर 1900 तक की बात कर रहे हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड और आज का टाइम पीरियड, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पहले के कंपैरिजन में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इतना टेम्परेचर बढ़ा है जिसके चक्कर में गर्मी बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से दोस्तों पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इम्पैक्ट नंबर 1 अगर आप देखोगे तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हम हर साल पढ़ते हैं कि भैया जो ग्लेशियर्स है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एंटार्क्टिक है, आर्कटिक है, इनके जो ग्लेशियर से जो बर्फ़ है वो यहाँ पर मेल्ट हो रही है, तेज़ी से पिघल रही है। और इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो वो और दुगनी तेज़ी से पिघलेगी। अब वो अगर यहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी वहाँ की, तो दूसरा इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये पड़ेगा, जो हमारे दुनिया भर का जो सी लेवल है, जो समुद्र का स्तर है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, है ना। तो सी लेवल इंक्रीज़ होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे इनका पानी कहाँ पर जाएगा, सब समुद्र में आएगा। अब समुद्र में आएगा, सी लेवल इंक्रीज़ हुआ, तो सी लेवल इंक्रीज होने से भी यहाँ पर तीसरा एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया पड़ेगा कि जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं आज के समय पर जगह जगह हमारे ओशंस के अंदर में, जैसे आप देख पाओगे जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ आपको नजर आएंगे।
ठीक है। इंडियन ओशन में आपको काफ़ी सारे आइलैंड कंट्रीज नजर आएंगे। तो वो जो कंट्रीज हैं दोस्तों, छोटे छोटे टापू पे बसे पड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज से लगभग कुछ टाइम पहले या कुछ महीने पहले मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया है, जो दूसरा वाला चैनल है वहाँ पर वो आर्टिकल अपलोडेड भी है सेपरेटली, कि इन्फॉर्मेशन आई है कि बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो दोस्तों ऑलरेडी डूबना स्टार्ट हो चुके हैं। उनका काफ़ी सारा जो पार्ट्स है वो पानी में चला जा चुका है, यानी सी लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इससे यही होगा, अगर यहाँ पर इस तरीके से ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो कई सारी जो यहाँ पर दोस्तों आइलैंड कंट्रीज हैं वो पानी के अंदर समा जाएंगी, डूब जाएंगी। और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है इंडिया को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा रीजन है ना, वो यहाँ पर हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला रीजन है, यानी कि 3 साइड वो समुद्र से घिरा हुआ है। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे मुंबई जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर डूबते हुए नजर आएंगे। तो वो एग्जैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये थी रिपोर्ट, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस छोटी सी रिपोर्ट थी जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी ज़रूरी थी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, इसी वजह से मैंने आपको बताया। अब क्लाइमेट चेंज बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? सबसे मेन रीज़न दोस्तों आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारी जो हरकतें हैं वो हैं। और हम लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं आज के समय पर, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर पेड़ हैं, पेड़ की कटाई हो रही है लगातार। अगर पेड़ लगा रहे होते तो यही गर्मी, यही कार्बन जो है पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता, लेकिन पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, तो जो कार्बन निकल रहा है वो कहीं पर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, समझ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो 2023 ने अभी तक के सबसे ज़्यादा, अगर हम गर्म ईयर की बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर तोड़ दिए हैं। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे, ठीक है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पर अगर मार्क वगैरह लगाना चाहो इंपॉर्टेंट का तो लगा सकते हो। तो दोस्तों बात ये की जा रही है कि साल 2023 के अंदर में टोटल 1111 जो हमारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल दिया गया था। देखो होता क्या है कि अगर कोई भी एनजीओ है इंडिया में, उसे एनजीओ को अगर रन करना है तो उसको बहुत सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, यानी विदेशी पैसा चाहिए होता है। और सारी एनजीओज लगभग ये पैसा रिसीव करती हैं, बाहर से कंट्रीब्यूशन आता है। अब होता यह है कि वो एनजीओज उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का गलत उपयोग ना करें या मिसयूज ना करें या देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल ना करने लगें। उसी के लिए तो एक कानून लेकर आया गया था, FCRA, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी बाहर से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको रेगुलेट किया जाए। अब दोस्तों ये जो कानून है ये क्या करता है, एनजीओज को अप्रूवल देता है, क्योंकि कोई भी एनजीओ है तो उसको FCRA के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाएगा तो बाहर से जो कंट्रीब्यूशन है वो मिल ही नहीं पाएगा। तो पहले रजिस्टर करवाओ, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल पाएगा। तो बोला जा रहा है 2023 में, केवल 2023 की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर लगभग 1111 एनजीओज को FCRA का अप्रूवल मिला ताकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकें। लेकिन अभी हम बात करेंगे 2024 की। तो 2024 में जो हमारा जनवरी का महीना चल रहा है दोस्तों, तो इस जनवरी के महीने में केवल और केवल 30 एनजीओज हैं जिनको अभी इस प्रकार का जो क्लियरेंस है वो दिया गया है। ये बेसिकली इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है। फिर उसके बाद इसी आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर की गई है। हमारा जो मंत्रालय है वो ये डेटा दिखाता है कि साल 2014 से लेकर साल 2023 के बीच में ये जो पूरा हमारा टाइम पीरियड रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में लगभग 3294 ऐसी बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, जिनको ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया गया है। जो पहले की बॉडीज़ हैं जिनके पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था वो तो था ही, लेकिन इतनी सारी बॉडीज़ हैं जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिला है इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। समझ गए? क्लियर हो गया? और अभी जो ये 30 एनजीओज हैं, ठीक है, ये जो 30 एनजीओज हैं 2024 में जिनको यहाँ पर FCRA अप्रूवल दिया है, और ये कहीं ना कहीं अब क्या कर पाएंगी, आराम से जो विदेशी मुद्रा है उसको ये रिसीव कर पाएंगी। अब दोस्तों क्या हुआ, इसी आर्टिकल में ना इस FCRA के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया गया। FCRA क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे यहाँ पर एनजीओज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन चुका है, ये वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इतना मैटर आपको समझ में आया। और पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ हमारे इतनी काम की नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए जो मेन मैटर हमारा काम का है वो है FCRA। आपको
क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेबस लर्न करना होगा अच्छे से, तभी आप हर एक आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाओगे। अब ये पूरा मैटर पड़ा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। असली मुद्दा शुरू होता है। अब ये तो हमने बेसिकली एक सोर्स ले लिया कि हाँ यार ये चीज़ चर्चाओं में है। अब बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की। सबसे पहली चीज़, ये कानून कब लाया गया? तो दोस्तों इसको लाया गया था 1976 में, जो इमरजेंसी पीरियड चल रहा था उस दौरान। क्योंकि उस दौरान यहाँ पर ये चिंताएं लग रही थी कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के अंदर में एक कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही हैं। और जो फॉरेन इंटरफेरेंस है इंडिया के अफेयर्स के अंदर में, ये कैसे हो रहा होता है? फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू। बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं बाहर जो इंडिया में गवर्नमेंट चेंज करना चाहती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, सब पैसों के दम पर। ठीक है, तो पैसों के दम पर हमारी जो अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके यहाँ पर उनसे काम करवाती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इतना ज़्यादा गलत उपयोग ना हो, बाहर की कंट्रीज़ का दबदबा हमारे देश के अफेयर्स के अंदर ना हो, इसी के लिए एफसीआरए को डिज़ाइन किया गया था, लाया गया था। तो एफसीआरए को बेसिकली लाया गया कि भैया जो फॉरेन डोनेशंस होती हैं, विदेश की डोनेशंस होती हैं, और वो अगर इंडिया में किसी इंडिविजुअल को दी जाती हैं, एसोसिएशंस को दी जाती हैं, तो उसको पर्टिकुलरली रेगुलेट किया जाए। ठीक है, देखा जाए यार कि वो फॉरेन डोनेशन आखिरकार आ किस चीज़ के लिए रही है, उसका यूज़ क्या हो रहा है। तो ओवरऑल आप समझ गए कि कानून लाया कब गया था? 1976 इमरजेंसी के पीरियड के समय पर। लेकिन अब जब कानून आया, थोड़ा समय बीत गया, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए, अमेंडमेंट्स करे गए। और सबसे पहला अमेंडमेंट होता है 2010 में। तो अमेंडमेंट यानी संशोधन, बदलाव हुआ 2010 में। तो 2010 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया? इसके तहत यहाँ पर यह बोला गया कि ये जो एफसीआरए है, ये क्या करेगा? जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी है या इवन कोई भी एनजीओ है, वो अगर इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, तो उसको कहाँ पे यूज़ करेगा, उसका यूटिलाइजेशन कितना आ रहा है अमाउंट, ये सारी चीज़ों को देखने का काम करेगा एफसीआरए। एफसीआरए ये चेक करेगा कि वो जो कंट्रीब्यूशन आया है, कहीं उस कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर अशांति फैलाने में ना कर दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर यह बदलाव किया गया। फिर इस बदलाव से भी काम नहीं हुआ, तो 2020 के अंदर 10 साल बाद फिर से एक अमेंडमेंट किया गया। और ये अमेंडमेंट क्या बोलता था कि भैया जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन है एक अलग से पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई गई। इसके ऊपर काफ़ी सारी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पर सेट करी गई। और बोला गया कि जो भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो भी आएगा किसी पर्टिकुलर बॉडी पर, है ना, उसमें एक लिमिट सेट कर दी कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए खर्चा जाएगा तो 50 to 20% ही यहाँ पर हमको ये खर्चा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आया भी है तो उसका यूज़ कम कर दिया गया, उसके यूज़ के ऊपर लिमिटेशंस लगा दिए गए कि भैया आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इतने से इतना इस पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल कर पाओगे। ये पूरा का पूरा जो मामला है इस तरीके से चलता हुआ है। अब सवाल यह है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्या है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है अगर वो बाहर से डोनेशन रिसीव कर रहा है। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कहीं पर भी कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर पाएगा, और अगर कर रहा है तो वो फिर देश के खिलाफ काम कर रहा है। अब यहाँ पर बात ये भी है कि ये जो एफसीआरए है, ठीक है, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है किस किस को दिया जाता है? इंडिविजुअल्स को, कोई एक व्यक्ति है या कोई पर्टिकुलर पूरा ग्रुप है, एनजीओज एसोसिएशंस हैं, इनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। लेकिन ये बॉडीज़ या इंडिविजुअल्स वही होने चाहिए जो अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहे हों, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, इन सब सेक्टर में वो काम कर रहा हो। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है क्या करेगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगा और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा कि जो भैया पैसा आया है एनजीओ के पास में, कितना पैसा आया है, उसका पर्पज़ क्या है, और वो एनजीओ कहाँ पर ये पैसा खर्चेगा। इससे क्या होगा? यहाँ पे एक शिकंजा कस जाएगा, एनजीओज़ के ऊपर दबाव रहेगा या जो बॉडीज़ है उनके ऊपर दबाव रहेगा कि वो देश के खिलाफ में इस अमाउंट का गलत उपयोग ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई भी बॉडी चाहती है कि हाँ मेरे पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए, वो रजिस्ट्रेशन करवाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा? अपना जो बैंक अकाउंट है जिसमें वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेगा, वो वाला बैंक अकाउंट उसको हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली के अंदर में, वहाँ पर खुलवाना होगा। चाहे वो एनजीओज कितनी दूर भी क्यों ना हो, कितनी ही दूर क्यों ना हो, देश में कहीं पर किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनको अपना जो मेन अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो उसकी मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ओपन करना होगा। ठीक है, ताकि उसको जो अमाउंट आया है उसको मॉनिटर किया जा सके।
समझ गए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि जो ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन है, इसके तहत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंडस्ट्री है जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, तो वो उसका जो मतलब वो बॉडी वो होनी चाहिए जिसका इतिहास ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन्स पैदा कर चुका है। क्योंकि अगर किसी बॉडी का, किसी एनजीओ का इतिहास, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड खराब है, तो उसको यहाँ पर इतनी आसानी से ये रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है। ठीक है, तो जो एप्लीकेंट है, ऐसा ना हो कहीं रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में हो, उसने लोगों का धर्मांतरण करवाया हो, अगर ऐसा है तो उसको यहाँ पर ये रिसीव नहीं मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उसका। या फिर ऐसा हो कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी है सेडिशन के केसेस में फंस गई हो कभी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि देशद्रोह राजद्रोह के केस में आ रही है, तो उसको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो FCRA है, ये जो अमाउंट है ना, ये कंट्रीब्यूशन किसी कैंडिडेट को, जर्नलिस्ट, मीडिया कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन फंड जो है रिसीव करने नहीं देता है। ये एक्ट बोलता है नहीं, इनके पास तक ये कोई फंड नहीं जाना चाहिए। तो जो आपने देखा किस तरीके से इसका रेगुलेशन कर रखा है। सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें क्या दिक्कत है। एक बॉडी को केवल एक ही बार तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक बार करवा लिया मामला खत्म, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये केवल 5 साल के लिए वैलिड होता है। मान लो आज एक एनजीओ है इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब ये बाहर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन केवल 5 साल के लिए वैलिड होगा। समझ गए। और आगे मान लो 5 साल से खत्म होने वाले हैं, तो खत्म होने से पहले 6 महीने पहले ही यहाँ पर क्या करना होगा, उसको रिन्यूअल करवाना होगा। ठीक है, उसको रिन्यू करवाओगे तब जाके आगे 5 साल के लिए फिर आपको वैलिडिटी मिलेगी, तभी आप ये कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर पाओगे। और ये मेन सरकार के पास में अथॉरिटी है कि वो किसी भी एनजीओ का ये रजिस्ट्रेशन बीच में कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी कारण की वजह से। अगर कोई कारण ठोस है, वो एनजीओज या वो बॉडीज गलत काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो लाइसेंस है वो या रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। समझ गए। और एक बार, अब ध्यान रखना, एक बार अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो गया, एक बार भी गलती से भी कैंसिल हो गया, तो वो बाकी के 3 साल ना ये रजिस्ट्रेशन ले नहीं सकता दोबारा। 3 साल तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। 3 साल तक कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा उसके पास में। तो ये इस प्रकार से सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे FCRA के हैं। अब होता क्या है, कई बार डिबेट्स होती हैं, एडिटोरियल पब्लिश होते हैं कि सरकार का जो FCRA लॉ है इसको लेकर कई सारी चिंताएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एनजीओस को लेकर नहीं होना चाहिए था, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम कर रही हैं, और इतना सिकंजा कस दोगे तो कैसे काम करेंगे। ऐसे कई सारे यहाँ पर लोगों आपको जो स्टेटमेंट्स, आर्गूमेंट्स है वो नज़र आते हैं। और सबसे पहली जो चिंताएं हैं एनजीओस की वो क्या बढ़ गई हैं। पहली चीज़ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। आपको ही पता है भाई, इतने सारे रेगुलेशन है, अब इतने सब कुछ फॉलो करने के लिए ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है ना, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में इनका काफ़ी समय चले जाता है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। कभी कभी यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंदी है, इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है जितनी आसानी से दिख रहा है, ना ही इतनी आसानी से रिन्यूएबल मिलता है, इसमें देरी पे देरी होती है। एनजीओस का जो ऑपरेशन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा चेक किया जाता है। अब दोस्तों क्या है, इसमें देरी होने की वजह से भी जल्दी ये नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कुछ एनजीओस जो हैं इनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो ये उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि भैया वहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की है, कि भाई जो पैसा है उन्होंने विदेशी मुद्रा है उसका यूज़ कहाँ पे किया ये कुछ नहीं बताया है। तो इस प्रकार के जो कंसर्न्स है वो भी नज़र आते हैं, यानी कि एनजीओस को हर एक चीज़ बतानी होगी कि भैया जो फंड आया है उसका स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है, हर एक चीज़ डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेगी। समझ गए। फिर जो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स FCRA का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये बहुत सारी चिंताएं पैदा करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिनायल रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखी तो फटाफट से यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वो जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी कंसर्न्स नजर आए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा बोलता हूँ वो बैकग्राउंड डेटा है। आपका पॉलिटी का एक मेन टॉपिक खत्म हो चुका है FCRA का। अगर आप पढ़ोगे आगे जाके तो आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, अगर इसको अच्छे से सुन लिया है तो। ना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो ये सब कुछ है।
ठीक है। अब आप नोट्स बनाने बैठोगे, इसको लिखने बैठोगे तो घंटे लग जाएंगे, और वहाँ पे उसके बाद आपकी पढ़ाई कब होगी पता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सोल्यूशन ये है कि इस ग्रुप के अंदर में आपको रेडीमेड जो नोट्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा पीडीएफ दिया जाता है बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि ये पीडीएफ देखोगे तो इसमें डेली बेसिस पर 50, 60, 70, कभी 100 स्लाइड्स हो जाती हैं, तो इसको हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो काम आसान करने के लिए प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ दिया जाता है, जिसका आप आराम से प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ना आपका कंटेंट सिक्योर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सारे पीडीएफ स्टोर करके रखने होंगे डेट वाइज, यार ये कलेक्शन करके रखना पड़ेगा, आपका स्टोरेज का दिक्कत हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर है। ठीक है, आप डेट वाइज सारा कंटेंट किसी भी तारीख का डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप पर जाओ, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ सर आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक का ऑप्शन भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख लेना, ग्रुप अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है, क्या बेनिफिट्स होंगे, मुझे अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर किया करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। 5000 लाइक्स का हमारा मेन टारगेट होता है, प्लीज़ आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आगे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बात यहाँ पर आ रही है आर्म्ड यूएवी की। पहली बात, यूएवी क्या है पहले ये जानो, बेसिक चीज़, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। तो दोस्तों यहाँ पर जब अनमैन्ड आर्म व्हीकल की बात करते हैं यानी कि ड्रोन की बात करते हैं, यूएवी कह सकते हो। जब यूएवी वर्ड आएगा तो मतलब ड्रोन है ये। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक नया ड्रोन बना लिया गया है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये ड्रोन आप देख पा रहे होंगे, कल के दिन दोस्तों इस ड्रोन का उद्घाटन कर दिया गया है, या फिर कह सकते हो ये हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अभी आपको मैं इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। ये बेसिकली एक इजरायली दृष्टि 10 स्टारलाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन आपको देखने को मिलेगा। अरे बाप रे, इतना लंबा नाम है। फिलहाल के लिए दृष्टि 10 ध्यान रखना। पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हाल ही में दृष्टि 10 न्यूज़ में था, क्या है ये? तो ये एक ड्रोन है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। हुआ क्या, हमारे नेवी चीफ ये बोलते हैं कि भैया जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है ना, उसके बाद लगातार थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हाथ में, टेररिस्ट के हाथ में पहुंच चुकी है। और ऐसे ही हमने रिसेंटली केस देखा था, आपको पता होगा अरेबियन सी में एक जहाज जब भारत आ रहा था तो उसके ऊपर ड्रोन से अटैक कर दिया गया। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उतने ही ज़्यादा इसका खतरा भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अपनी प्रोटेक्शन को और बेहतर करने के लिए दृष्टि 10 स्टारलाइनर ये जो ड्रोन है उसको तैयार किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? तो मैन्युफैक्चरिंग की गई है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के माध्यम से। और ये ड्रोन किसको सौंपा जाएगा? हमारी जो नेवी है हैदराबाद में, उनको सौंपा जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये हमारा हर्मेस 900 ड्रोन का ही एक वर्जन है। जो हर्मेस 900 ड्रोन है ना इजराइल का, उसी का एक वर्जन है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है जो ये ड्रोन हमने तैयार किया है इसमें 70% हमारे देश का ही जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है, यानी कि एक इंडिजीनियस कंटेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ड्रोन बनाने की वो और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं। तो नेवी चीफ का जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत अच्छा है। ये आप देख पाओगे दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन की यहाँ पर बात की जा रही है, मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये आप देख पा रहे होंगे। समझ गए? ये ड्रोन क्या करेगा? लोगों को अटैक कर सकेगा। ठीक है, एक डिफेंस ड्रोन है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है और ड्रोन किस प्रकार के होते हैं। बेसिक चीज़ें, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा यूपीएससी ने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। जब बात करते हैं दोस्तों ड्रोन की, तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम होता है, इसका एक कंट्रोल लिंक होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे इससे संबंधित और भी ढेर सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो ड्रोन के भी अपने नियम हैं, ध्यान रखना। ड्रोन रूल्स आए थे 2021 के, और उस नियम अनुसार अगर हम बात करेंगे, जो नैनो ड्रोन होता है उसका वजन 250 ग्राम से भी कम होता है।
और अगर कोई ड्रोन है जिसका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम है वो माइक्रो ड्रोन कहलाता है। और जिसका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम है वो मिनी ड्रोन है। और जिसका वजन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम है वो स्मॉल है। और जिसका वजन 150 किलोग्राम से ज़्यादा का ज़्यादा, इसके बाद कोई लिमिट बताई नहीं गई है, वो है यहाँ पर लार्ज ड्रोन्स। ठीक है, इस तरीके से ड्रोन्स का क्लासिफिकेशन है। सवाल यह है ड्रोन का यूज़ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। पहली चीज़ आपको पता है भैया, कहीं पर सर्वे करना है ना, तो ऊपर उड़ाकर उस एरिया का सर्वे किया जा सकता है। मैपिंग करनी हो तो वो किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में आजकल बहुत भयंकर तरीके से ड्रोन का यूज़ हो रहा है ना भैया। क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है, तो हमें अगर कीटनाशक का छिड़काव वगैरह करना है, बर्ड्स को कंट्रोल करना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे कृषि वाले क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग्स की जा रही हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कोई रेस्क्यू मिशन चलाना है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। डिज़ास्टर कहीं पर आता है तो डिज़ास्टर रिलीफ के लिए कुछ आइटम्स वगैरह वहाँ पर पहुँचाना है तो यहाँ पर यूज़ आता है। माइनिंग के खनन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मॉनिटरिंग पोचर्स जो यहाँ पर जंगलों के अंदर में लगातार इलीगल तरीके से जानवरों की हत्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। और भी बहुत सारे काम दोस्तों ड्रोन से किए जा सकते हैं। पेलोड भी यहाँ पर, यानी कि कुछ सामान इसके अंदर बांध के ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स दोस्तों ड्रोन के यानी कि यूजेस आपको नजर आएंगे। बाकी स्पेस में ड्रोन के भी अलग अलग यूज़ हैं, सॉरी डिफेंस के अंदर भी अलग अलग यूज़ हैं। डिफेंस में भाई किसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी को सर्च करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, मैरीटाइम सर्वेलेंस, समुद्र के ऊपर एक निगरानी रखने के लिए हम इन ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। लड़ाई में ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है। खतरनाक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स हमारे देखने को मिलेंगे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, आतंकवाद से लड़ने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। और इसी के लिए भारत ने अपना पूरा ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसको इंद्रजाल के नाम से जानते हैं हम, समझ गए। हमने यूएस से MQ-9B जो रीपर ड्रोन्स है वो परचेज कर रखे हैं। इसराइल से हेरॉन ड्रोन्स हम लोगों ने ले रखे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जब ड्रोन से संबंधित हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो कुछ नियम हैं, जैसे एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2023 और ड्रोन रूल 2021 एंड ड्रोन अमेंडमेंट रूल 2022। ये कुछ नियम कानून हैं जो कि ड्रोन से संबंधित हैं। और ड्रोन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए दोस्तों भारत के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। ये 4 इनिशिएटिव्स के नाम ध्यान रखना, कई बार मेंस के अंदर में डायरेक्टली नेम पूछ लिए जाते हैं। तो इनिशिएटिव में पहला है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, दूसरा है नो परमिशन नो टेक ऑफ फ्रेमवर्क, फिर है PLI स्कीम जहाँ पे हम ड्रोन्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर है ड्रोन शक्ति स्कीम, ठीक है। आगे आते हैं। ड्रोन बेसिकली होता है क्या है, एक पायलट लेस फ्लाइंग मशीन है। इसमें कोई पायलट, कोई इंसान नहीं बैठा है, उसको बस नीचे से कंट्रोल कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, वो सारे काम वहाँ पे ड्रोन अपने कर देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज नंबर 1 ये है कि भैया ड्रोन की वजह से जो आर्म्ड अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनका रिस्क बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों कोई दूसरे वेपन से अटैक करना हो तो किसी दुश्मन को वो वेपन खरीदना पड़ता है और वो वेपन पड़ जाता है बहुत महंगा। जबकि ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीपर है, सस्ती है, सस्ते दाम में मिल जाती है। तो इसका यूज़ अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने देखा जो जहाज़ है इंडिया आ रहा था उसके ऊपर भी ड्रोन से हमला किया गया, तो ये बताया गया। दूसरा डेटा सिक्योरिटी का इशू है, इसकी सस्ते दाम है, चीपर कॉस्ट है, तो इस चक्कर में ड्रोन आराम से परचेज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा रिमोट वॉरफेयर में ड्रोन्स का यूज़, प्लस जैसे मैंने बोला जो आतंकवादी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका वो आराम से परचेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स को इधर से उधर डिलीवर करने में किया जा सकता है। और जो डिस्ट्रक्शन वेपन्स होते हैं, हथियार जो होते हैं, उनको इधर से उधर डिलीवर किया जा सकता है ड्रोन्स के माध्यम से। मान लो यहाँ पर ये एक बॉर्डर है, इधर एक देश है, इधर एक देश है, और इसको इस देश के आदमी कुछ इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, तो ये अगर उनको हथियार भेजना चाहें तो ड्रोन्स के माध्यम से उड़ाकर कुछ वेपन्स इसमें बांध कर जो है यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ मतलब आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें कुछ समस्याएं ये भी हैं, बाकी इसके फ़ायदे क्या हैं वो तो मैंने आपको बताया ही। अब देखो यूपीएससी ने थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर एक छोटा लॉजिक लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 2020 का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया कि ऊपर दिए गई जो 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ में से जो हमारा ड्रोन है उसका हम इस्तेमाल करके क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या हम अपनी जो फसल है उस पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से? ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, क्या जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, उसके ऊपर ड्रोन को उड़ाकर जो उसका जो क्रेटर है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या सिचुएशन है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है इसमें कोई दिक्कत पड़ेगी? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आराम से ऊपर से जब सर्वे कर सकता है ड्रोन तो उसको इंस्पेक्ट कर ही सकता है, किसी के ऊपर निगरानी रख सकता है तो ये काम भी कर सकता है। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट 3 बोलता है, क्या
जो स्पाउटिंग वेल्स होती हैं, स्पाउटिंग वेल्स कौन सी होती है दोस्तों? वो वाली वेल होती हैं जो ऊपर फव्वारा छोड़ती हैं, बहुत तेजी से ऊपर तक पानी छोड़ती हैं। तो जो स्पाउटिंग वेल्स होती हैं, क्या उनके जो ब्रीथ सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स ड्रोन से हम कलेक्ट कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस के लिए? जी बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। कई बार ड्रोन, जैसे मैंने बोला, सामान को इधर से उधर कैरी करने में यूज़ किया जाता है। तो ड्रोन यहाँ पर आप देख पाओगे, जो सैंपल्स हैं, ये जो फवारा छोड़ने वाली वेल हैं, इनके जो ब्रीथिंग सैंपल्स है, ब्रीथ बहुत तेज़ी से करती हैं, तो इनके जो सैंपल्स हैं ये ऊपर कलेक्ट करके इनका डीएनए एनालिसिस बिल्कुल किया जा सकता है। तो वैसे तीनों के तीनों स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर नजर आएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है। इकोनॉमी से आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। जो आईएलओ नाम की बॉडी है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी लेबर है उनके वेलफेयर के लिए बॉडी काम करती है। लेबर के जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनका सम्मान, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों एक भयानक स्टेटमेंट दे दिया है। अब वो स्टेटमेंट क्या है, ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने यहाँ पर सभी को वार्निंग दी है, पूरे दुनिया को वार्निंग दी है, केवल इंडिया की बात नहीं है। इनकी एक रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है 2024 के अंदर में पूरे दुनिया में जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ेगा। ये इस चीज़ की एक वार्निंग देते हैं। और इनका कहना ये भी है कि अगर हम कोरोना से पहले का सिनेरियो देखें और कोरोना से अब की बात करें 2024 की, तो इसमें बहुत फ़र्क हो चुका है एम्प्लॉयमेंट का। अभी के समय पर जो जॉबलेसनेस है, यानी कि बिना नौकरी के जो लोग हैं आज के समय पर, वो बहुत ज़्यादा हैं और जॉब्स हैं भी नहीं प्रॉपर। तो दुनिया भर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.1% का हमको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है 2022 में। अब यहाँ पर दोस्तों जॉब्स का जो गैप है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जॉब्स हमको अच्छे से नहीं नजर आ रही है मार्केट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको बताया गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कहना यह है कि केवल चाइना, रशिया और मैक्सिको, ये जो 3 कंट्रीज आपको दिख रही हैं, केवल यही कंट्रीज पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ पर चल रही हैं। यहाँ का जो रियल वेज ग्रोथ है, जो मजदूरी है, वो थोड़ा सा ग्रो किया है 2023 में। अदरवाइज अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट नज़र आया नहीं है। एक तो कह सकते हो कि वेज रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन है, प्लस जॉब्स की कमी है। तो इस चक्कर में अब नौकरी जिसके पास है उसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा नहीं है, तो इस चक्कर में लोग की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, खरीदने की क्षमता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। इनका कहना यह है कि जो ये वेज रेट कम से कम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी महंगाई को बढ़ा कर रख रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास में खरीदने की क्षमता नहीं है, महंगाई दूसरी तरफ ज़्यादा है, प्लस 1 मिलियन से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बदतर तरीके से गरीबी में घुसते हुए नजर आएंगे। अब करना क्या है, जैसे मैंने बोला ये आर्टिकल है, अब ये सिनेरियो चेंज होता रहेगा, इकोनॉमी के बेसिस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपने एक ध्यान ये रखना है कि भाई एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आते हैं, वो फैक्ट्स ध्यान रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन एजेंसी की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, दुनिया भर की जो सरकारें हैं, उनके एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको साथ में लेकर आती है। दुनिया भर मतलब लगभग 187 मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, मेंबर है, ध्यान रखना। तो ये सभी की सभी जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, इनकी सरकारें, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, सब के सब यहाँ पर साथ में देखने को मिलते हैं। साथ में मिलकर क्या करते हैं, जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं। भाई लेबर के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, ताकि यहाँ पे सभी वेमेन और मैन जो भी इस पर्टिकुलर वर्क में हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसी बॉडी को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1969 में। इस बॉडी को कब बनाया गया, 1919 में बनाया गया, तो 1919 में बनाया गया था एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के माध्यम से। ठीक है, बाकी दोस्तों ये पहली जो हमारी एक स्पेशलाइज एजेंसी बनती है यूनाइटेड नेशन की, वो बनती है 1946 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में नजर आएगा। तो बस खाली ये 4 लाइनें ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने के लिए है भी नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी कन्वेंशंस न्यूज़ में आ जाते हैं, वो कन्वेंशंस आप ध्यान में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2018 में, वैसे देखो अभी के समय पर कन्वेंशन नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो 2018 में यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182, ये दोनों कन्वेंशन किस चीज़ से संबंधित है? तो ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। और दूसरा दोस्तों, एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये लाया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके थ्रू पब्लिश की जाती है? तो वो ILO के थ्रू पब्लिश की जाती है। ध्यान रखना इस बात का, समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूपीएससी ने 2022 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, और 2022 के साथ साथ और पहले भी एक क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक और बना हुआ है, जहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये आर्टिकल भी पेज नंबर 14 पर GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है जो टी एसोसिएशन है, यानी कि चाय के लिए जो हमारा पूरा एक बोर्ड काम करता है, जो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भैया जो हमारी टी इंडस्ट्री है, चाय की पत्ती की जो इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरे फेज से सफ़र करने वाली है। यहाँ पर एक डार्क फेज आने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा एक डार्क फेज आया था 2002 से लेकर 2007 के बीच में, हालात बहुत ख़राब थे। इतने सारे लोग जो टी सेक्टर्स में काम करते थे, टी फार्मर्स थे, उन्होंने सब ने अपनी जो नौकरियां हैं ना, वहाँ से छोड़कर कहीं और दूसरा काम पकड़ लिया था। ये 2002 से 2007 का समय टी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क पीरियड था। उसी प्रकार का पीरियड वापस से शुरू होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर में। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि चाय पत्ती के जो प्राइसेस हैं, जो उसके दाम हैं, वो स्टैग्नेंट हैं, यानी कि प्राइसेस वहीं पर रुके पड़े हैं। प्राइसेस इसके बड़े नहीं हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सप्लाई में डिफरेंस है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के समय पर जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड यहाँ पर कम हुई है। और दूसरा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि डिमांड कम हुई है, और दूसरी बात, मार्केट के अंदर में कई सारी सस्ती चाय की पत्ती आ जाती हैं बाहरों से, यानी कि जो विदेश की अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो भी चाय इंपोर्ट कर देती हैं इंडिया में और सस्ता कर देती हैं। तो इंडिया वाले से ये वाली सस्ती मिल जाती है, तो क्या करते हैं लोग, ये वाली परचेज कर लेते हैं जो सस्ती मिल रही है। इस चक्कर में जो हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट है वो हिट कर रहा है। समझ गए? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो प्राइस है वो चेंज हो ही नहीं सके, प्राइस बढ़ ही नहीं सके। जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। ओवरऑल यहाँ पर जब खेती करी जाती है इसकी, तो खर्चा और हो जाता है। तो यहाँ पर जो लॉस है ना, वो दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस चक्कर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर सिनेरियो थोड़ा सा खराब हो सकता है हमारे पूरे टी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो है आज के समय पर, ठीक है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन डिमांड बहुत कम है यहाँ पर चाय की। और स्पेशली जो सस्ती चाय आ रही है दुनिया भर से इंडिया के अंदर में, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो हिट कर सकती है। अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। हाँ, एक बात और है, 2020 में सिचुएशन सही थी। 2020 में थोड़े से प्राइस बढ़ा दिए गए थे, वो बिका और इस चक्कर में थोड़ा बहुत मेंटेन हुआ, लेकिन वापस से सिनेरियो वैसे ही हो चुका है। तो यहाँ पर यही है कि खुद जो हमारे कह सकते हो टी इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्सपर्ट्स, उनका कहना यह है कि जो सिचुएशन है इसमें हमें डर है कि आने वाले समय पर इस इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा दिलचस्पी रखेगा नहीं। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास में काफ़ी सारा बैकग्राउंड डेटा आता है। वो बैकग्राउंड डेटा आपने पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है टी के बारे में। ठीक है, क्या है? देखो, टी यहाँ पर जो हमारी चाय है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसी ड्रिंक है जो एक पौधे से बनती है, एक प्लांट से बनती है। जो चाय की पत्ती होती है ना, वो प्लांट कौन सा है? वो है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट। दुनिया की सबसे ज़्यादा पी जाने वाला दूसरा ड्रिंक है, यानी सबसे पहले तो हम पानी पीते हैं, पानी के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है वो है चाय। ऑरिजिन की बात करेंगे तो माना जाता है कि जो चाय का ओरिजिनेशन है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, नॉर्थ म्यांमार, साउथ वेस्ट चाइना में, बट एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता। लेकिन कुछ एविडेंस, कुछ यहाँ पर हमारे पास में सबूत है, वो ये दर्शाते हैं कि चाय को सबसे पहली बार कंज्यूम किया गया था चाइना में लगभग आज से 5000 साल पहले। अब चाय की पत्ती को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं? एक तो क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये जो चाय है एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है, जो कि यहाँ पर जो हमारा गर्म क्लाइमेट होता है जिसमें नमी होती है ना, उस क्लाइमेट में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। चाय की पत्ती को उगाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर या इससे कम हो जाएगा तो हमारी बात नहीं बनेगी, इतनी बढ़िया तरीके से वो जो प्रोडक्शन है उसका नहीं हो पाएगा।
अब इंडिया और टी प्रोडक्शन का अपने आप में एक रिलेशन है, ज़रा वो जान लेते हैं। तो दोस्तों दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाय का, और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चाय के हम ही हैं। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो पहला प्रोड्यूसर कौन है? तो पहला प्रोड्यूसर दोस्तों चाइना है। तो हमने बात कर ली कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, अब बात करते हैं एक्सपोर्टर की। क्योंकि हमने प्रोडक्शन किया, हमारी देश की आबादी ज़्यादा है तो हम इस चक्कर में ज़्यादा कंज्यूम भी कर लेते हैं, लेकिन जो बचता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हम फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं चाय के पत्ती के पूरे दुनिया में। और चाय के इंपॉर्टेंस को लेकर दोस्तों पूरे दुनिया में 21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे का सेलिब्रेशन भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जो इंडिया का पूरा टी बोर्ड है, सॉरी ये पूरा टी सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड काम करता है जिसको बोलते हैं टी बोर्ड। ठीक है, या फिर जिस बॉडी ने अभी रिसेंटली अपने कंसर्न दिखाए, चिंताएं बताई आर्टिकल में। तो टी बोर्ड क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ये जो बोर्ड है ना, इसके अंदर में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, कुछ टी प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ टी के व्यापारी होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। ये सभी लोग दोस्तों मिलकर इस प्रकार के बोर्ड को बनाते हैं और हर 3 साल में इस बोर्ड को वापस से तैयार किया जाता है। फंक्शंस की बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या है? जो चाय की पत्ती है उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, इन सब में सपोर्ट करना, ये मेन काम है इसका, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। टी बोर्ड के अपने आप में कुछ ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो हेड ऑफिस आपको नजर आएगा वो मेन हेड ऑफिस इसका कोलकाता में है, एग्जैक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर में। बाकी इसके 23 और छोटे छोटे ऑफिस हैं। लेकिन जब बात करते हैं इसके विदेश के ऑफिस की, यानी कि जो हमारा कह सकते हो कि बाहर ओवरसीज ऑफिस जिसको बोलते हैं, तो विदेश में दुबई में एक ऑफिस है और दूसरा इसका मॉस्को में भी एक ऑफिस है। तो ये टी बोर्ड ऑफिस की बात हो गई। आप ध्यान रखना इसको। देखो यूपीएससी ने 2022 में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है, टी बोर्ड जो है इंडिया में, उसके रेफरेंस में हमारे सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है कि जो टी बोर्ड है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। सही बात है, अभी तो पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आने वाली स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरा, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं। अभी मैंने आपको बोला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में सिचुएटेड है। नहीं भाई, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है आपको। बाकी इसके जो ओवरसीज ऑफिस हैं, एक दुबई में एक मॉस्को में, हाँ ये सही बात है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 आपको देखने को मिलेगा। डी 1 एंड 4 इज द करेक्ट वन। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ जिस एडिटोरियल का आप इंतजार कर रहे थे, टाइम खत्म हो गया है यार। हम लोग परसों भी डिस्कस नहीं कर पाए, कल भी डिस्कस नहीं कर पाए। नाउ फाइनली आज हमारे पास में ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं थे एडिटोरियल बेसिस पर, तो आज यहाँ पे इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, शशांक पांडे साहब ने लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपका इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। ये बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, इसको समझाते हैं कि आखिरकार ये CBAM है क्या। ठीक है, CBAM का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देख पाओगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कितना ज़्यादा यहाँ पर चालाकी से क्या काम कर रही हैं। और दोस्तों ये जो टैक्स है ना, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत पड़ेगा। और इंडिया के पास में क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या कर सकता है भारत इस टैक्स का एक सोल्यूशन निकालने में, वो यहाँ पर समझाया गया, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या, आज से कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये बोला कि हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2026 से, अभी 2026 नहीं है, 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन की जो सरकार है, यानी यूरोपियन यूनियन में आपको पता है टोटल 27 नेशंस हैं, वो जो 27 कंट्री हैं वो साथ में मिलकर आएंगी और साथ में मिलकर वो इस पर्टिकुलर लॉ को लागू करेंगी 1 जनवरी 2026 से। और इस लॉ में इनका कहना यह है कि ये टैक्स लगाएंगे 20 से 35% का टैक्स, 20 to 35% का टैक्स। ठीक है, और ये टैक्स क्यों लगाया गया है? ये टैक्स लगाया गया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। कहोगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसका कोई सेंस बन रहा है क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखो, इन्हीं का ना इस लॉ में एक टारगेट है, एक कह सकते हो टारगेट कह लो या कोड कह लो, फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 का मतलब है क्या? इसका मतलब दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इन्होंने ये पूरा प्लान कह सकते हो पास कर दिया। यूरोपियन यूनियन का जो प्लान है, इसका मेन मकसद है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को 2030 तक 55% से 55% से कम करना। ये बात, इस वजह से इसको फिट फॉर 55 के नाम से जान रहे हैं।
सवाल यह है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, इसको कैसे लागू करेंगे, क्यों इंडिया की इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहां पर बात ध्यान से सुनना। बोला यह जा रहा है कि जो ये CBAM है ना, ये इसके तहत पूरा यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाएगा। लेकिन टैक्स कितना लगाएगा? जैसे मैंने बोला आपसे 20 से 35% का टैक्स। लेकिन ये टैक्स किस चीज़ पर लगेगा? ये टैक्स लगेगा इम्पोर्ट्स के ऊपर। इम्पोर्ट्स मतलब दुनिया भर की जो भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ से जो सामान है वो अगर यूरोपियन यूनियन में जा रहा है तो ये कंट्रीज़ टैक्स लगाएंगी। लेकिन टैक्स एक ही कंडीशन पर लगाएंगी, कब? कि जो सामान जा रहा है इन कंट्रीज के अंदर में, उस सामान को बनाने के पीछे अगर पोल्यूशन हुआ है, प्रदूषण हुआ है, तब ये टैक्स ज़्यादा रहेगा। समझ गए? कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत सारा स्टील बेचता है, किसको? यूरोपियन यूनियन को। अब क्या हुआ, इंडिया स्टील जब बेचता है, आयरन ओर बेचता है, तो स्टील को बनाने में तो बहुत पोल्यूशन होता है ना, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम स्टील बेचेंगे इसको, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? हमारे स्टील के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा देगा। हमें जो ये हम लोग बेच रहे हैं इसको, इसकी जो डिमांड है यूरोपियन यूनियन में वो कम हो जाएगी, लोग कम परचेस करेंगे, इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा, ये प्रोडक्ट वहां पे और महंगा हो जाएगा। तो इसको क्यों प्रेफर करेंगे लोग? तो इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री पे एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इवन ये बोला जा रहा है कि जो ये पूरा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये इंडिया के लिए एक चिंता है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं $1 से लेकर $1 बिलियन से लेकर 1.7 बिलियन जो US हैं, इतना लॉस झेलना पड़ सकता है इंडिया को, क्योंकि हमारा स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर प्योरली डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन पर, क्योंकि हम बहुत सारा स्टील और एल्यूमिनियम बेचते हैं इन देशों को। तो अगर ये टैक्स लगे, क्योंकि और आपको पता है स्टील और एल्यूमिनियम बनाने के लिए बहुत प्रदूषण करना पड़ता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उसके पीछे का। तो कहीं ना कहीं जब ये बेचेंगे तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, उस पर टैक्स लगा देगा, क्योंकि इनका मेन काम है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। अब ये टैक्स लगा देंगे, जिस चक्कर में एक्सपेंसिव हो जाएगा वो प्रोडक्ट। समझ गए? कहोगे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी सामान इनके पास में जाएगा, इन देशों के पास में, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना हो, यानी पोल्यूशन उसके पीछे ना हुआ, प्रदूषण ना हुआ हो। अब जब कंट्रीज मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होगा, तो इंडिया क्या करेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ भैया बिना प्रदूषण से हम प्रोडक्शन करके देंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल पोल्यूशन कंट्रोल होगा, पोल्यूशन गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरा का पूरा जो टैक्स मैकेनिज्म है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। समझ गए इस बात को? आपको क्लियर हो गया? समझ गए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें क्या होगा, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो हमारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना शुरू करेंगी, एनवायरमेंट का भी ध्यान रख सकेंगे अपने प्रोडक्शन में। तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यह है इसका इम्पैक्ट भारत पर कैसे पड़ेगा? भारत पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सच्ची बता रहा हूँ। जब से ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला यह जा रहा है, हम इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूरोपियन यूनियन में, वो 8.22 बिलियन US का है, और हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं। और इस टैक्स का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो हमारे आयरन और उसके अलावा स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे कम असर किसके ऊपर पड़ेगा? सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिकल यूजेज। तो कहीं ना कहीं टैक्स हमें चुकाना पड़ेगा। ये जो बेसिकली सामान है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे वहाँ पर जाकर हो जाने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन इन सब चीज़ों के ऊपर में कार्बन टैक्स इकट्ठा करना शुरू करेगा कि भैया लाओ, आप ये जो सामान बना रहे हो उसके पीछे प्रदूषण हो रहा है, फटाफट लाओ कार्बन टैक्स दो इसके ऊपर में। और इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें कुछ बदलाव करना होगा। तो इंडिया के ऊपर एक तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव्स है उसमें एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इंडिया के पास में अगर आप देख पाओगे तो ऐसी कोई भी जो कार्बन प्राइसिंग स्कीम है वो नहीं नज़र आएगी। तो जो एक्सपोर्ट है, हम एक्सपोर्ट से यहाँ पर एक मेन पैसे कमा लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो इम्पैक्ट है वो गंदी तरीके से पड़ने वाला है। ठीक है, अब इंडिया को कुछ कदम उठाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जैसे डीकार्बोनाइजेशन प्रिंसिपल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी अलग अलग पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टील पॉलिसी स्कीम वगैरह है, ये सरकार लेकर आ रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इनका मेन मकसद क्या है? इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ाना।
लेकिन यहाँ पे जो कार्बन एफिशिएंसी है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को डीकार्बनाइजेशन प्रिंसिपल पर भी फोकस करना होगा, यानी कि प्रोडक्शन आप इस तरीके से करो कि उससे पोल्यूशन पैदा ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एमिशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे काम करना होगा। इसके लिए हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को लेना होगा, और इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है, यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि भाई इन्हीं को ओवरऑल हमें यह सामान बेचना है। तो इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इससे अच्छा यह है हमारी थोड़ी मदद करो, हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा सपोर्ट करो। अगर हम क्लीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तब आप यहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो उनका सपोर्ट भी बनता है ना एक तरीके से, वो करना ज़रूरी है। प्लस इंडिया को कहीं ना कहीं जो ग्रीनर प्रोडक्शन है दोस्तों उसको इंसेंटिवाइज करना होगा, ये यहाँ पे राइटर बोलते हैं। ठीक है, इंडिया को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है आज से, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। हमारे पास में अभी 2 साल हैं, चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं, और इसका फ़ायदा भारत को भी है क्योंकि हमारे पास में ग्रीन टेक्नोलॉजीज आएंगी, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, एनवायरमेंट को भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, क्या ये पोल्यूशन करना बंद करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी देखा जाएगा, समझ आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो हमारा पूरा का पूरा टारगेट है, इंडिया का भी एक टारगेट है 2070 तक भैया नेट जीरो एमिशन तक हमें पहुंचना है। 2070 के बाद में इंडिया कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, तो उसमें भी हमारी मदद हो जाएगी, समझ गए। तो इसके बेसिस पर हमें कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट करना होगा। इंडिया एक लीडर की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। हमें फोकस करना होगा कि भैया जो ये टैक्स है ना, ये टैक्स का कैसा हम यहाँ पर एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम सोल्यूशन टाइम पर नहीं निकाल पाए तो हमें ये मुद्दा उठाना होगा इंटरनेशनल लेवल पर, G20 जैसे ग्रुप के साथ में मिलकर उठाना होगा कि यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, ये एग्जैक्ट तरीके से राइटर मेंशन करते हैं। आई होप आपने मेरी सारी बातों को अच्छे से सुना होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा सा जो आंसर है वो लिख सकोगे क्वेश्चन का। तो वो क्वेश्चन है क्या, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है हमारा मेंस का क्वेश्चन। What is the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism? तो यूरोपियन यूनियन का जो CBAM है ये क्या है, और इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर में वो डिस्कस करना है। प्लस कुछ तरीके बताना है जो इंडिया उठा सकता है इस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये आपने 250 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट इसको पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, भारतीय निर्यात पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और सुझाव दें कि भारत इस प्रभाव को कम करने के लिए करने के लिए उपाय कर सकता है। ठीक है, तो आपने ये बताना है 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में ये पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, ये कौन से ग्रुप को फॉलो करने के लिए बनाया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय।